आरपीएम ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पार्ट 2 जो हमने टॉप 75 क्वेश्चन लिए थे उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 11 बजे अपलोड हो चुका है। ये आपका पार्ट 2 है, ये 4 बजे आने को है, यानी कि ये 4 बजे आपको मिलेगा। और इसी का पार्ट 3 है जिसमें 15 क्वेश्चन है जो हमने टॉप 75 क्वेश्चन छांटे थे, उसका ये पार्ट 2 है। ये आपको 4 बजे मिलेगा और जो पार्ट 3 है वो आपको मिलेगा 5 बजे। तो देखना नहीं भूलना है। 11 बजे वाला वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग जाइए चैनल पर सर्च करिए, चैनल पर जाइए आरपीएम ब्रिज। चैनल का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है, बस आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर जाके आपको वीडियो को सर्च करना है। तो देखना है, यानी कि जो भी आपका जो वीडियो है वो आपका 11 बजे वाला जो वीडियो है वो आपके सामने आ चुका है। ये चैनल का नाम है आरपीएम ब्रिज। इस पर आपको जाना है, देखना है। 11 बजे की टाइमिंग पर आपको वीडियो मिलेगा, वो आप लोग को अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको 4 बजे मिलेगा, तो ये आप 4 बजे जाकर आपको देखना है। अगला वीडियो आपका जिसका जो पार्ट 3 है वो आपको 5 बजे मिलेगा। तो तीनों पार्टों को आपको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पूरी बुक से हमने टॉप 75 क्वेश्चन को निकाला है। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है कि बाल अपराधियों की आयु होती है। तो आपको बताना है कि बाल अपराधी की आयु कितनी होती है। 5 से 10 वर्ष तक, 3 से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम या फिर 18 वर्ष से अधिक। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाल अपराधी कौन कहलाते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से बालक जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन से पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या फिर मंदबुद्धि बालक। तो प्यारे साथियों, ये पिछड़े बालक में नहीं आते हैं। कौन, लंबे बालक। तो ऑप्शन सी ये कन्फर्म हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हकलाने का कारण है। हकलाने का कारण क्या है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या ए व बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई हकलाने के कारण दोनों हो सकते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बुलिमिया है। तो आपको बताना है कि जो बुलिमिया है वो क्या है। अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति या गणित विकृति। तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि पठन विकृति जो होती है वो आपकी डिस्लेक्सिया होती है। तो बुलिमिया जो होती है वो आपकी भोजन ग्रहण विकृति। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि भोजन ग्रहण विकृति। क्वेश्चन नंबर 5, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। तो आपको बताना है कि बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गोसूत्र या यौनांगों का तीव्र विकास। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवरुद्ध इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह है, यानी कि अपचारी बालक है या पिछड़ा बालक है या फिर समस्याग्रस्त बालक है या फिर अति प्रतिभाशाली। तो भाई अति प्रतिभाशाली तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपका होमवर्क नहीं कर पा रहा है। तो प्यारे साथियों, वो कैसा बालक है, पिछड़ा बालक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि पिछड़ा बालक। अगला क्वेश्चन, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम अभी जस्ट पिछली वाली श्रृंखला में भी इस क्वेश्चन को हमने लिया है। ये रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये फिर से श्रृंखला में क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। तो आपको पता है कि उनकी जो हमें चोरी करने की आदत छुटानी है वो कैसे, उदाहरण देकर, ना तो पारितोषिक देकर, ना उनको ताड़ना यानी कि दंड देकर, ना उनको सजा देकर। तो आपको उनकी चोरी की आदत कैसे छुटवानी है, उदाहरण देकर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि क्या है वो आपको बतानी है। तो सबसे उपयुक्त विधि क्या है, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो रुचि रखते हैं वो किस में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले पार्टों में हो चुका है, तो आपको आंसर पता होगा। नहीं है तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिर से आपके सामने हम लेके आए। तो आपको याद रखना है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में मगन रहते हैं, यानी कि वो स्वयं में जो है रुचि रखते हैं और अदर जगह क्या हो रहा है उनको कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं हैं। पिछड़े बच्चों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं वो आपको बतानी है। कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं,
या फिर सामाजिक समस्याएं, या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल पिछड़े बालक के सामने ये सारी समस्याएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, अंधे बालकों को शिक्षा देने की पद्धति है। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधे बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो किस लिपि से दी जाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ब्रेल लिपि से। किससे दी जाती है? ब्रेल लिपि से। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों में कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, या फिर मंदबुद्धि, या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, विशिष्ट में ये सभी के सभी आते हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो आपको बताना है कि जो सृजनात्मकता है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, अभिसारी चिंतन से, या अनुकरण से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की क्या पहचान होती है? पुराने व्यवहार से, नवीन रचना या उत्पादन से, संगीत से, या चित्रकला से। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल अगर आपको सृजनात्मकता की पहचान करनी है तो नवीन रचना और उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। तो भाई ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दर्शाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो सृजनशीलता, या फिर मंदबुद्धि, या फिर आपका तीव्र बुद्धि, या फिर होगा प्यारे साथियों औसत बुद्धि। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सृजनशीलता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है कि अगर वो दुख भरी परिस्थिति अपनी अगर भुला देता है तो उसको क्या कहते हैं? औचित्यकरण, समन, दमन, या प्रतिगमन। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन से कन्फर्म हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बड़ी घटना को या दुख भरी कहानी को भूल चुका है, यानी कि उसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि जो सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे है? शारीरिक रोग से, मनोरोग से, विकलांगता से, या फिर तीनों सही। तो प्यारे साथियों, सिजोफ्रेनिया जो संबंधित है वो आपका मनोरोग से संबंधित है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मनोरोग। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है? व्यक्ति के अगर मानसिक तनाव को कम करना है, हाई टेंशन को कम करना है, तो उसकी प्रत्यक्ष विधि क्या है? उदात्तीकरण, विनिर्वृत्त व्यवहार, या तादात्म्य व्यवहार, या बाधा दूर करना। तो बिल्कुल साथियों, अगर उनकी मानसिक पीड़ा खत्म करनी है तो उसकी बाधा को दूर कर दीजिए, तो मानसिक पीड़ा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण, या प्रक्षेपण। तो प्यारे साथियों, बाधा निराकरण ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तरीका जो है वो प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो भाई लक्ष्यों का प्रतिस्थापन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? तो आपको बताना है कि तनाव को अप्रत्यक्ष ढंग से कम करना है तो कैसे होगा? उदात्तीकरण, दूसरे लक्ष्यों पर प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना, विश्लेषण, और निर्णय। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दमन एवं समन प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा विरोधियों के, समायोजन विधियों के, रक्षा युक्ति के, शिक्षण विधियों के। तो आपको बताना है कि दमन व समन प्रकार किसके? अभिप्रेरणा विधियों के, समायोजन विधियों के, रक्षा युक्ति के, या फिर शिक्षण विधियों से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 जो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी के साथ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? तो बिल्कुल भाई, उसने अपनी लंबाई को जो है ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के अगर पूरा किया है
तो उसने अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा किया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्षतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन, मानसिक थकान का लक्षण है, तो आपको बताना है कि मानसिक थकान का जो लक्षण है वो क्या है। शरीर में दर्द, तेज और कठिन श्वास आना, असामान्य व्यवहार, ध्यान का केंद्रित ना होना। तो बिल्कुल साथियों, जब भी आप मानसिक थकान होगी तो ध्यान जो है वो आपका केंद्रित नहीं होगा। तो इसकी जो लक्षण है वो क्या है कि ध्यान केंद्रित ना होना, कुछ करना, कुछ हो जाना। ठीक है, ये है आपका मानसिक तनाव। अगला क्वेश्चन, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो बताना है आपको कि जो छात्रों को गृह कार्य है वो दिया जाना चाहिए, कैसा दिया जाना चाहिए, ज़्यादा, कम या फिर संतुलित। तो जल्दी से प्यारे साथियों बताइए कि अगर आपको होमवर्क देना है तो होमवर्क आप कैसा देंगे, ज़्यादा देंगे, कम देंगे या फिर अनुचित रहेगा या संतुलित। तो प्यारे साथियों, उनको होमवर्क तो हमें देना है, लेकिन वो कैसी मात्रा में देना है, संतुलित, यानी कि संतुलित मात्रा में देना है। अगला क्वेश्चन, खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो आपको बताना है कि खेल पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो प्यारे साथियों, खेल पद्धति के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर चौथा, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, कहलाती है प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या प्रयोजना विधि। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा वो ह्यूरिस्टिक विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। तो आपको बताना है कि हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है उसमें परिगणित पद नहीं है। क्या नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या फिर मूल्यांकन। तो प्यारे साथियों, उनकी जो पंचपदी प्रणाली उसमें प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, उद्देश्य भी है, पर क्या नहीं है? मूल्यांकन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? तो आपको बताना है किलपैट्रिक ने किया या मॉन्टेसरी ने किया या जॉन डीवी ने किया या यूरूसो ने किया। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमने 23 जनवरी के एग्ज़ाम टेट के एग्ज़ाम के लिए टॉप 75 क्वेश्चन को निकाला है, जिसका फर्स्ट पार्ट 11 बजे आपको मिल जाएगा आज। और ये जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपको 4 बजे मिलेगा। ये 4 बजे आप यूट्यूब चैनल RPM ब्रिज पर जाके आप देख सकते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट है टॉप 75 क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो आपको 5 बजे मिलेगा। तो आपको देखना नहीं भूलना है, 11 बजे, 4 बजे और 5 बजे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किलपैट्रिक के द्वारा इनका जो है सिद्धांत दिया गया या प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहले उपयोग किया है किसने? किलपैट्रिक ने। चलिए, RPM ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट में इतना ही। मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में आपको थर्ड पार्ट के साथ। टॉप 75 जो क्वेश्चन है पार्ट 1 में 30 हैं, पार्ट 2 में 30 हैं और पार्ट 3 जो है वो आपका 15 क्वेश्चन हैं। और पार्ट 1 आपको 11 बजे मिलेगा आज, और पार्ट 2 आपको 4 बजे मिलेगा, और पार्ट 3 जो है वो आपको 5 बजे मिलेगा। चलिए, RPM ब्रिज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।